सभी अध्यापकगण आ रहे हैं, सभी लोग उनका स्वागत करें खड़े होके। पहले प्लीज सिट डाउन। तो मैं चाहूँगा कि आज की अध्यक्षता, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका सीनियर होता है। आज की अध्यक्षता मेरे मित्र, मेरे सब कुछ, मेरे बड़े भाई सुभाष द्विवेदी जी करेंगे और संचालन का काम मैं एसपी सर को दूंगा, क्योंकि जो संचालन वो कर सकते हैं उनके अंदर तमाम प्रकार के गुण हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा एसपी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन का कार्यभार देने के लिए मैं बहुत आप सभी का आभारी हूँ कि आपने सुबह से आकर यहाँ काफ़ी समय दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम 4 दिन रह गया है, तो हम लोग अपना कार्यक्रम 10 मिनट के अंतर्गत ही समाप्त कर लें। इसलिए जब आप सेलेक्ट होकर आएंगे तब हम लोग कुछ ज़्यादा प्रवचन देंगे। अभी हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम को समापन किया जाए। आपको भूख भी लगी है, तो इसी क्रम में जारी रखते हुए सबसे पहले जो है हम सीबी सर से स्टार्ट करते हैं और सीबी सर आए और कुछ आपको आशीर्वाद दे, और इसी क्रम में 2-2 मिनट सभी टीचर आके आपको आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, आप सबका परीक्षा जैसा कि आपको पता है बहुत करीब है, और जो कुछ तैयारी आप किए हैं अब कुछ नया करने का प्रयास न करें। बड़े शांति से, बहुत आराम से, धैर्य के साथ जो कुछ पढ़े हैं उसे अब अपने पास इकट्ठा करें, मतलब रिवाइज करें, जितना हो सके रिवाइज करें। और परीक्षा वाली रात आराम से नींद पूरी लें और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा के समय लोग खान पान में कुछ कमी कर देते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। गर्मी है, थोड़ा सा पानी और खाना अपना ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो 2-1 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर पाएंगे, और ज़्यादा इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। धैर्य रखें और परीक्षा हाल में भी बहुत अपने आप को कंट्रोल करके एग्ज़ाम देना। अगर क्वेश्चन कठिन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अगर पहले आ गया कठिन, मान लो दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही कठिन मिल गया, तो सबके पेपर में वो है क्वेश्चन। हो सकता है किसी के बाद में आए, तुम्हारे में पहले आ गया है। तो कहने का आशय यह है कि क्वेश्चन कठिन है तो घबराना नहीं है, और क्वेश्चन सरल है तो एकदम खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि वो सबके लिए सरल होगा, सबके लिए कठिन होगा। कभी भी सिलेक्शन किसी भी परीक्षा में कठिन क्वेश्चन के कारण न तो रुकता है न तो होता है। क्वेश्चन सरल जो गलत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन रुकता है सदैव, कोई भी परीक्षा हो। सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, कभी कभी छूट जाता है, कभी कठिन क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा दे देते हैं, लास्ट में सरल क्वेश्चन के लिए टाइम बचता नहीं, और पता चला आप कहते हो कि क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं पाए। तो आपको बड़े शांति से देना है, पेपर में समझ में आ जाएगा कौन क्वेश्चन कठिन है कौन सरल है। तो बड़े धैर्यपूर्वक आप, जो कठिन है कोई बात नहीं, आराम से हम क्वेश्चन देखेंगे, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब क्वेश्चन को पहले वॉच करके आराम से धीरे धीरे करेंगे। जो कठिन है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस मार्किंग की परीक्षा है, ध्यान देना है। माइनस मार्किंग है आपकी परीक्षा में, पॉलिटेक्निक में तो नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं था, मार दिए सब। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा करने के चक्कर में गलत हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत कठिन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसे करने का। लेकिन उसके चक्कर में सरल क्वेश्चन गलत ना हो।
ध्यान दीजिए, धैर्य से परीक्षा दीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपने साल भर मेहनत किया और अथक मेहनत किया है, बहुत गर्मी में भी आप आते रहे हैं। आज के दिन भी आपकी उपस्थिति बता रही कि आप निश्चित ही ईमानदारी से मेहनत किए हैं, तभी इतने लास्ट दिन भी आप उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा आपका प्रयास रहा है और सफलता निश्चित मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं परीक्षा के लिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद। सीबी सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सर का कहने का उद्देश्य इतना था कि कभी सरल क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं रोकती है। अगर सरल क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से पीछे जाए। इसलिए कठिन क्वेश्चन से घबराने, बड़ी अच्छी बात बताई कि घबराहट आपको होने नहीं चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अगर आत्मविश्वास होगा तो हर जंग जीती जा सकती है, केवल विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी क्रम में मैथ के विशेषज्ञ रिजवान सर आएंगे और मैथ के विषय में बताएंगे किस तरीके से आप परीक्षा में मैथ के क्वेश्चन को फेस करेंगे। जैसा कि डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो अभी पिछले कई सालों से किस किस यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कुछ बच्चे 2-4 ऐसे होंगे जो पिछले साल भी दिए होंगे इन केस, उनको भी आइडिया होगा। और अब जैसे सर भी आ गए हैं तो सर भी आपको हो सकता है बताए हों कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे टेक्नोमेट्री से 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आता था। स्टैटिक से 2-3 क्वेश्चन आते थे, माध्य विचलक, मानक विचलन या उनके रिलेशन से या प्रसरण से। मैंने लास्ट में जब पेपर हम सॉल्व करा रहे थे तो बताए भी हैं। और अभी इंग्लिश मीडियम वालों में तो अभी मैं 2-3 दिन पहले पूरे स्टैटिक्स के किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने पूरा बताया। इसके साथ साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उससे भी 2-3 क्वेश्चन बनता है। अलजेब्रा है, और अलजेब्रा मैंने खुद ही पढ़ाया है, मैंने सब कुछ आपको बताया है कि अलजेब्रा में आपको लॉगरिथम को टच करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, सेट को देखना है, सेट के वेन डायग्राम को देख लेना है। इन सब टॉपिक से आपका क्वेश्चंस अभी तक आते हैं। जो कि अर्थमेटिक हम लोगों का था तो उसमें ज़्यादातर पॉलिटेक्निक में आता है, यहाँ पे नहीं आता है। मे भी देख लीजिएगा कि 1-2 क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। लेकिन जो ये 3-4 टॉपिक हैं आपके, टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और सॉलिड ज्योमेट्री, तो इन 4-5 टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और बढ़िया से पढ़ाया गया है, इसमें कोई बट नहीं है। जितना आपको पढ़ाया गया है अगर आप उतने को ही रिवीजन करके जाएंगे तो 100% उसके क्वेश्चन आपके नहीं फंसेंगे। और सबसे पहले अपने अंदर आप जो है एक कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे ये होता है सर मेरा होगा कि नहीं होगा, अब ये आप सोचेंगे। आप देखिए हर साल अब जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो आपके साथ ही यहाँ के कितने बच्चे मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ किया जा रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हैं तभी तो हो रहा है। तो इसलिए एकदम ये टेंशन फ्री रही है कि ज़्यादातर तो यही होता है सर हमारा होगा कि नहीं होगा। और एक चीज़ अब देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में, कुछ एग्जाम में जो है पैटर्न जो थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग किताब में वही क्वेश्चन पढ़े हैं, आंसर मान लीजिए उसका 25 आ रहा है, क्वेश्चन में एग्जाम में वही क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, वहाँ पर डिजिट बदल दिया लेकिन ऑप्शन 25 ही रखा। तो हम लोग क्या किए, रटा है क्वेश्चन नहीं यार 25 ही तो था, मार दिए। तो इस चीज़ को अब ध्यान देना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आ रही और उसको हम लोग आसान देखते हैं और हवा में ले लेते हैं और वहीं से वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम जो सीबी सर आपको बताया ही कि पूरे पेपर को आप अच्छे ढंग से और एकदम धैर्य पूर्वक, यानी इसमें नहीं कि ये वाला आ रहा है ये नहीं आ रहा है उसी में कंफ्यूज होने लगी, पहले अच्छे ढंग से उसको आप पढ़ लीजिए। फिर जो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर लगता है वहीं से शुरू करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ अगर आपको नहीं लग रही है, फिजिक्स लग रही, केमिस्ट्री लग, जो सब्जेक्ट लग रहा है पहले उसी को आप करिए, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए। और लास्ट में जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको देखिए कि अगर हम पास हो जा रहे हैं तब उसको टच ही न करिए। अगर मान लीजिए हम लोग 40-45 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं तो मान चलिए कि सिलेक्शन हो जाना है, ट्रेड हम लोगों को मिल जाएगा, तब फिर उसको टच नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। बाकी अभी सर लोग हैं, काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई और बताएंगे। मैं अब यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद मैथ के विशेषज्ञ रिजवान सर जी, बड़ी अच्छी बात बताई कि आप टारगेट जो है, अगर कठिन क्वेश्चन आता है तो आप 45-46 पे अच्छी रैंक प्राप्त कर लें। जहाँ कठिन आता है उससे परेशान नहीं होना है, मेरिट डाउन हो जाएगी। अब इसी क्रम में रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ अतुल मिश्रा जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो आए और रसायन शास्त्र में किस तरीके से आप क्वेश्चन को फेस करेंगे, कुछ आपको टिप्स दें। एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज इस कार्यक्रम में कुछ क्षण बोलने का मौका दिया है। हालांकि ये खुद ही बहुत गुण से परिपूर्ण हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था आपको कि इनके अंदर बहुत खूबियां हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी ये चूरन कर देते हैं। और ये यथार्थ भी है ये कि फिजिक्स में ये काबिलियत रखना बहुत आसान काम नहीं है। फिजिक्स जैसे विषय के जो कठिन प्रश्न होते हैं, अगर उसको आप आसानी से कर ले रहे हैं, इसका मतलब उस शख्स अपने आप में बहुत मर्मज्ञ है और वो एग्जामिनेशन हाल में आपके लिए बहुत जड़ी बूटी का कार्य करता है। क्योंकि जितने लंबे क्वेश्चन हैं, जटिल क्वेश्चन है, अगर वो आप कम समय में सही उत्तर देते हैं तो उससे कई फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तीसरा ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं कर सकते थे उस पर विचार करने का पूरा आपको मौका मिल जाता है। तो परीक्षा से संबंधित तमाम सतर्कता आपको भी चंद्रभान सर ने और रिजवान सर ने बताया है और हम भी आए दिन पढ़ाते समय कुछ न कुछ टिप्स आपको बताते रहते हैं। हमारा अपना जो मानना है, अभी तक IRT की जो मैंने पेपर देखा है उसमें जब तुमको ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत आसान है और क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला ऑप्शन अगर सही दिख रहा है तो समझ जाना कि इसमें कुछ न कुछ पेंच है। उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा लगाना, कायदे से धीरे धीरे उसको चेक करना, तो कई बार ऐसा होगा कि पहले के बजाय दूसरा ऑप्शन आपका सही होता है या तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि छात्र झटके से पढ़े और उसके मन में जो बात आ रही है वही ऑप्शन कौन सा दिया जाए, पहला, ताकि उसको और ज़्यादा सोचने का मौका न मिले। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते रहते हैं कि निम्न में कौन सी धातु है, तो है कि पहले लिख देगा नहीं है, और झटके से हम लोग क्या करते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ दिखाई देता है क्या, निम्न में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, और पहला ऑप्शन क्या दे देगा, क्षारीय ऑक्साइड, जबकि पूछ क्या रहा है, नहीं है। निम्न में दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो एक तरीके से इसका मतलब क्या निकला, असत्य है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, सत्य है, और पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं तो ये ह्यूमन के माइंड का बहुत बड़ा एरर होता है ये, कि अगर उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि क्वेश्चन मैंने सही किया है तो दोबारा भी अगर वो चेक करता है तो वो उसको सही ही मानता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आए कि क्वेश्चन आसान लगे, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, तो वहाँ पेन रख के धीरे धीरे एक एक अक्षर को ध्यान देना है, पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो निश्चित ही आपका 1-2 क्वेश्चन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, 100% बात बता रहा हूँ मैं। इसको आप चेक करिएगा, या कुछ बच्चे इसको एनालाइज किए होंगे क्वेश्चन करते समय कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको झटके से हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी खास बात ये अभी बताया आपको CV सर ने कि अगर क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है तो उसको देख करके परेशान नहीं होना है, उसको ओवरटेक करना है, आगे बढ़ना है। पहले आप कितने क्वेश्चन मैक्सिमम कर ले रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं, जो आपके लिए आसान है, जो उसको आपने पढ़ा हुआ है उसको आप कर लेंगे, उसको फिलअप कर लेंगे OMR सीट में, उसकी काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। ऐसा नहीं कुछ भी आप करते चले जाइए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब उस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ज़्यादा टाइम देने के बाद उसको आप कर सकते हैं। तो ऐसा करोगे 2-4-5 क्वेश्चन आपका और आसानी से बढ़ जाएगा और ठीक ठाक रहेगा, आपको मिल जाएगी।
एग्जामिनेशन हॉल में बहुत धैर्य के साथ जाना है, गंभीरता को बना के रखना है। ये अक्सर मैं आपको क्लास में भी बनवाता रहता हूँ। मैं कई बार ये बात बोल भी चुका हूँ कि साल भर गंभीर रहोगे तब तुम्हारे माइंड में वो माइंडसेट बनेगा, तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाके बना पाओगे। वो एक दिन का काम नहीं है। रोज़ 3 घंटे बैठो पढ़ो तो वही तुम्हारा ब्रेन जो है उस एग्जामिनेशन हॉल में भी फंक्शन करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा के जाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में तुमसे बेहतर करने वाला कोई नहीं है। जो तुम कर सकते हो वो वहाँ और कोई छात्र नहीं कर सकता है। जितना तुमको पढ़ाया गया है, जो टेस्ट कराया गया है, डीपीटी कराई गई है, जो क्वेश्चन तुम पूछते हो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कराई गई है, उतनी व्यवस्था किसी और के पास नहीं होगी। इन सब के साथ अगर आप जाते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा ये विश्वास है कि हर साल की तरह इस बार भी टॉपर मेरे ही सामने बैठा हुआ है। हम जान नहीं पा रहे हैं कौन है, लेकिन वो बैठा है मेरे ही सामने। एग्ज़ाम देने के बाद वो क्लेरिफाई होगा कि किसकी रैंक पहली आ रही, किसकी दूसरी आ रही, किसकी तीसरी आ रही है। सारे मटेरियल्स आपको दे दिए गए हैं, सारे आपको तरीके बता दिए गए हैं, सब कुछ आपको एकदम फुल एंड फाइनल कर लिया गया है। आप लोग एग्ज़ाम जाके दीजिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 100% आप सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल सर जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि टॉपर हम लोगों के सम्मुख है। ये वास्तविकता है, क्योंकि आज 14-15 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यह वास्तविकता रही कि टॉपर हमेशा शक्ति कोचिंग से ही रहा। टॉपर ही हम क्या कहें, हम ये कहते हैं जितनी सीटें हैं 80% सीटें शक्ति कोचिंग की ही रहेंगी। आप में बैठा हर बच्चा इसमें जो सबसे कमज़ोर होगा वो भी सिलेक्शन लेकर आएगा। तो आप सभी को 26 तारीख को ये शक्ति कोचिंग का जो कीर्तिमान है ये वहाँ स्थापित करके आना है और सभी आग बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। देखिए, हमारे मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई सुभाष द्विवेदी जी हैं जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि सर अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो आज आईआईटी की जो भीड़ दिख रही है, आईआईटी का जो टॉपर दिख रहे हैं, आपने उस समय अध्यक्षता किया था आईआईटी का। और हम लोगों को लेकर एक टीम बनाकर, सर मैथ के भले रहे हों लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों विषयों के एक संगठित एक इस तरीके से टीम बनाई जो पूरे प्रदेश में शक्ति कोचिंग का डंका बजवा दिया। पूरे प्रदेश में इस शक्ति कोचिंग का कीर्तिमान ये हो गया कि अगर पॉलिटेक्निक का कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो अगर यहाँ से दिया गया, शक्ति कोचिंग बच्चा दिया, पॉलिटेक्निक वालों ने उस आंसर को माना। कहने का मतलब ये है कि आपकी अध्यक्षता में शक्ति कोचिंग का आईआईटी और पॉलिटेक्निक का रिजल्ट बड़ा बेहतर रहा। आप नियमित रूप से 15-16 साल से अध्यक्षता किया, किसी कारणवश कहीं थोड़ा से बीच में एब्सेंट रहे। इस समय सर का स्वास्थ्य नहीं सही था, इस कारण से समय नहीं दे पाए, लेकिन आज भी आपके ही अध्यक्षता में ही चलता है। आपको लगता है कि सर आपके सम्मुख नहीं है, लेकिन अध्यक्षता आपकी सीटें आपके द्वारा जो प्रॉब्लम सीट जा रही है वो आप ही के द्वारा बनाई गई। उस समय भी जो फिजिक्स की भी प्रॉब्लम सीट होती है, सर एक बार चेक करते थे और हम लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं, इस तरीके से करो। तो ये एक संगठित टीम जो दिख रही है, ये आपको इसमें एकाध शिक्षक हमारे नहीं हैं और ये 6-7 लोगों की जो संगठित टीम थी और उसके मुखिया हमारे राहुल पांडे जी थे और आज भी हैं। राहुल पांडे जी को कहने को लोग भले कह दे, कहने कभी हम भी कह देते हैं, लेकिन इनके जैसा अच्छा इंसान वास्तविकता में कोई नहीं है। मैंने ये देखा है, ये मंच से मैं बोल रहा हूं कि आपको मैं कितने बच्चों के पास पैसा नहीं था और जिनका फीस इन्होंने भरा
और कई बच्चे ऐसे थे फीस भरने के बाद यहाँ वापसी नहीं किए, लेकिन सर ने उनका एडमिशन करा। एक बात मैं बता दूं, एक बच्चे की बड़ी अच्छी रैंक थी, नाम नहीं बताऊंगा, वह बच्चा फोन किया 1:30-2 बज रहा, उसकी काउंसलिंग रुक गई, हमारे पास फोन किया, सर मैं क्या करूं, मेरी काउंसलिंग रुक गई, मेरे पास ये दिक्कत है। और राहुल सर थक गए थे, मैंने राहुल सर को फ़ोन किया, हमने कहा सर ये समस्या है। इन्होंने कहा मैं तत्काल जा रहा हूं, और वहां गए और उस बच्चे कचहरी से एक लोगों को भेजकर कागज बनवाए और उसका एडमिशन हुआ। कहने को लोग बहुत कह देते हैं, कोई इधर लिख देता है, लेकिन इस कोचिंग का जो संगठन था, इस कोचिंग के शिक्षक, इस कोचिंग के कर्मचारी, इस कोचिंग की भूमि बार बार प्रणाम करने लायक है, जो यहाँ पे लगातार सफलताओं का एक बहुत बड़ी सीढ़ी तैयार कर दी। एक रिजल्ट आता है लोग उछलते हैं, यहाँ रिजल्टों की इतना रिजल्ट आया जिसको ये बाहर बैनर कभी दर्शा नहीं पाया। हमने देखा 300, 400 जितने बच्चे यहाँ हैं, इससे ज़्यादा सिलेक्शन लेने वाले बच्चे बैठते थे। कुछ दुर्भाग्य रहा, कुछ कोरोना का दुर्भाग्य रहा, या कुछ ग्रहों नक्षत्रों का फेर था। बच्चा 1,000 की बैच चलती थी और हम लोग प्रोजेक्टर से पढ़ाते थे। आप जितने बैठे हैं उतने खिड़की पे कभी लटका हुआ करते थे। तो ये एक समय की बात थी। आज भी वही शिक्षक हैं। तब भी फिजिक्स में 2 ही टीचर थे, हम और सीबी सर। केमिस्ट्री में हमारे सर थे, आरपी सर थे। मैथ में सुभाष सर थे। सुभाष सर पूरे ग्रुप को लीड कराते थे। तो सर इतने आराम से नहीं, जैसे अध्यक्षता आपने आशीर्वाद सर लीजिए, और हम चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के हाथों से होता है। तो सर आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ हमें छोटे भाइयों को भी आशीर्वाद दें। अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई सुभाष द्विवेदी जी को। आप ताली बजाकर स्वागत करिए सर। देर से आप लोग बैठे हैं, इसलिए एक बार हाथ बोलिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस संस्था की संचालिका श्रीमती गीतांजलि पांडे जो यहाँ उपस्थित नहीं है, हमारे मित्र और हाई कोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राहुल पांडे जी, हमारे अभिन्न सहयोगी जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ 14-15 साल से काम कर रहे हैं, श्री एसपी सिंह जी, अतुल मिश्रा, रिजवान जी, और आपके लाडले चंद्रभान जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ आप सभी को भी मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल हो। देखिए, सारी बातें आपके संबंधित टीचर ने बता दिया, किसको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रश्न करना है, क्या कठिन है, क्या सरल है, और इन्होंने साल भर आपके साथ अथक परिश्रम किया है। इसलिए उस विषय में कुछ हम बता पाएँ ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जितनी आपके पास एनर्जी है, जिस दिन आपको लगेगा कि हमने अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा दी, अब इससे ज़्यादा क्षमता मेरे पास नहीं है और लगाने की, तो समझ लेना कि आप उस समय आप 100% सफल हो जाएंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, अभी मेरे पास कुछ कमी है, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था, तो जब आप असफल होंगे तो उसके लिए आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी की।
इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले क्लास चल रहा था, तब भी मैं ये बात कह रहा था बेटा कि अभी आप यंग हैं, क्योंकि एक यंगस्टर जो होता है पूरी दशा दिशा को तय करता है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है एज ए डायनामाइट। उस डायनामाइट को अगर पहाड़ के नीचे लगा दोगे तो पहाड़ को तोड़ता है, लेकिन अपने घर के नीचे लगा दो तो घर को भी उड़ा देता है। अर्थात अगर उस एनर्जी को आप गलत दिशा में दे रहे हो तो बर्बाद होना तय है, लेकिन सही दिशा में दे रहे हो तो आपको सफल होना भी तय है। जहाँ तक संस्था की बात है, इसके बारे में एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बता दिया। हमारे बताने का कोई बहुत मूल्य नहीं रहेगा। मुझे ये ईश्वर का एक धन्यवाद है कि मुझे एक ऐसी टीम मिली थी जिनके साथ मुझे काम करने का 15-16 साल का अवसर मिला। एक समय था कि जब हम लोग 100-200 बच्चे लेकर के शुरू किए थे, और एक परिस्थिति आई कि जहाँ पर 10 से 12 हज़ार बच्चे हमारे पास उपस्थित हुए। कोरोना काल के पहले हमारे पास जो IRT पॉलिटेक्निक की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, हमेशा 3 से 5 हज़ार के बीच में रहा करती थी। लेकिन कोरोना काल के बाद परिस्थितियाँ बदली, बहुत कुछ बदलाव हुआ। कुछ सरकारों का भी दबाव रहा कि वैकेंसीज नहीं आना शुरू हुई, लोगों की तकलीफ़ें हुई। तो चूँकि पूरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए गांव से जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी तकलीफ़ होना शुरू हुई। उसमें फ़ीस भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद बच्चों के हित को देखते हुए फ़ीस को कम किया गया कि आप लोगों का कुछ सहयोग हो सके। उसके बाद भी शायद अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो राहुल पांडे जी जो हमारे मित्र हैं, अब उनके बारे में हमारा बहुत कुछ कहना आज उचित नहीं है, क्योंकि सब कुछ सभी लोग कह चुके हैं। हर बात को समझते हैं, सुनते हैं और आपके लाभ के लिए हर काम करते हैं। अब उसको कोई किस रूप में लेता है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता और सब सबके लिए बुरे नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में 2 जगह पर ईमानदार रहिए। एक तो अपने आप से रहिए कि आपने स्वयं अच्छा काम किया है, अपने प्रति ईमानदार रहिए। और दूसरा, अपने उन शुभचिंतकों के प्रति जिन्होंने आपके साथ जुड़ाव रखा है, और विशेषकर अपने माता पिता के साथ, क्योंकि जीवन में अगर आप उनको खुश रख सकोगे तो आप कभी तकलीफ में नहीं रहोगे। ये मेरा अपना मानना है। और रही बात सफलता की, तो सफलता के लिए दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। लेकिन मैदान में जब सैनिक जाता है तो वो सारी बातें भूल जाता है, उस समय उसका अपना रण कौशल काम आता है। इसलिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस समय अपना भी विवेक इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। हम लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। रमाकांत आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं, उन्होंने सिखाया, लेकिन रमाकांत आचरेकर कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सके। सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर मैदान में ही बन पाया। अर्थात हम सिखा सकते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। माँ बाप किसके जितने लोग बैठे, किसने गलत बातें सिखाई होगी? कोई नहीं सिखाया होगा। लेकिन आप यहाँ आकर के बहुत सारी बातें इधर उधर की सीखते हैं। इसी को संगत कहते हैं, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि आप अपने 5 मित्रों को मुझसे मिलवा दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। तो आप जिनके बीच में रहते हैं वैसे ही आपके आचार विचार सोच रहते हैं। इसलिए हम अगर किसी को कुछ कहते हैं तो उस पर अमल स्वयं भी करना पड़ता है। केवल पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा धैर्य हो तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुना दूँ जो मैं कई बार सुना चुका हूँ। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, जो कि पूरी दुनिया उन्हें बापू कहता है। उनके पास एक बूढ़ी माता आती हैं, अपने बच्चे को लेकर के कहती हैं कि बापू आपकी बात तो सारी दुनिया मानती है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, आप अगर इसको थोड़ा सा समझा देते तो बड़ी कृपा होती। बापू ने पूछा, माँ बताइए क्या दिक्कत है? तो माँ ने कहा, बापू ये मीठा बहुत खाता है। तो बापू ने कहा ठीक है माता जी आप जाइए, आज तो हम बहुत व्यस्त हैं, अगले हफ्ते आइएगा।
अगले हफ्ते बूढ़ी माता फिर आती हैं, फिर से वही बात कहती है और बापू कहते हैं कि ऐसा है, अगले हफ्ते आइए। ऐसा कहते कहते वो लगभग 4 से 5 हफ्ते बिता दिए और 5वें हफ्ते में बूढ़ी माता जी अपना जो है धैर्य खो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बापू आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं बताते हैं तो इसका मतलब आप आनाकानी कर रहे हो। आप दुनिया भले आपको बापू माने, मैं आपको बापू नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि आप मुझको दौड़ा रहे हैं। एक वृद्ध महिला को आप 4 हफ्ते से मुझको दौड़ा रहे हो एक छोटी सी बात कहने के लिए, और आप कहते हो कि हम राष्ट्रपिता हैं, पूरे भारत देश को आज़ाद कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस पर बापूजी ने वृद्ध महिला से कहा, माते आप नाराज़ ना हो, मैं आज समझाऊंगा। तो जैसे वो बच्चा आता है, उस बच्चे से बापूजी कहते हैं कि बेटा मीठा ज़्यादा मत खाया करो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस इतना कह करके वो बात को बंद कर दिया। अब जो रही सही कसर थी वो वृद्ध माता की पूरा फट गई। उन्होंने कहा, जब आपको यही एक बात कहनी थी तो 4 हफ्ते से मुझे दौड़ा क्यों रहे हो? आप ये बात पहले बार में भी कह सकते थे। 4 हफ्ते से मुझे दौड़ा रहे हो और आपने 10 सेकंड का भी समय नहीं दिया, ये कह दिया कि बस बेटा मीठा मत खाया करो। ये कौन सी बात हुई? तो बापू ने कहा, माता मुझे क्षमा करना, मैं इस बच्चे की आंख में आंख डाल करके कैसे कहता कि बेटा मीठा मत खाया करो, जबकि मैं वही काम स्वयं करता था। इन 4 हफ्तों में मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, अपने ऊपर कंट्रोल किया और अपने अंदर ये आत्मसात किया, तब मैं आज उस बच्चे की आंख में आंख डालकर कह सकता हूं कि बेटा ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो तो पहले उसे अपने अंदर भी धारण करना सीखो, क्योंकि किताबों में बातें, तो व्हाट्सएप खोलोगे तो इतने ज्ञान की बातें आती हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। और सबसे आसान काम है किसी का आलोचना करना। जैसे संस्था है, इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन बाहर के कुछ टुटपुटिया लोग जो है आलोचना के शिकार हैं। जितने भी अध्यापक हैं अपना 100% आपको दिए होंगे, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मैं भी इलाहाबाद में इतने दिन से हूँ, 14-15 साल में, हमें इससे ज़्यादा डिवोटेड टीचर नहीं मिले। हो सकता है किसी के पास ज्ञान ज़्यादा हो, जानकारी ज़्यादा हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन जितना ये लोग आपके लिए त्याग करते हैं शायद ही कोई करता होगा। कोरोना काल में जब सभी लोग अपनी जान के लिए जो है लाले पड़े थे, उस समय ये संस्था जो है ऑनलाइन पढ़ा रही थी उन बच्चों के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे अपने शुभचिंतक भी इस दुनिया से चले गए। तो कहने का अर्थ है कि संस्था ने हमेशा बच्चों के हित में काम किया है। जो भी यहाँ पर संबंधित टीचर हैं वो अपने आप में यूनिक है। एसपी सिंह जी जो शायद उस समय, इस समय तो बच्चे उस कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, एक समय था जब इंटर में क्लासेस चलती थी, कोरोना काल के पहले लगभग हर साल 30 से 40 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते थे, जो कि आपको आश्चर्य लगेगा ये बात। डायरेक्ट सेलेक्ट होते थे। पांडे क्लासेस से लेकर के तमाम क्लासेस जो यहाँ पर थे, उनके सारे बच्चे यहाँ आया करते थे। लेकिन परिस्थितियाँ कोरोना काल के बाद थोड़ी सी विपरीत हुई और कुछ समस्याएं घेरी, उसी में ये समस्या खड़ी हुई। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जब हम इस काम में बढ़े हैं तो ज़रूर करेंगे। आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, सभी लोग बढ़िया से पेपर दीजिएगा और हिम्मत रखिए कि आप सफल होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हिम्मत तब तक रखना चाहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। इसके लिए एक छोटी सी बात और मैं कहूँगा, लाख दलदल ही सही, लाख दलदल ही सही, किंतु पांव जमाए रखिए। लाख दलदल ही सही, किंतु पांव जमाए रखिए।
हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, पर ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता है? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता है? अरे बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। तो अगर आपके पास इतना धैर्य है, हिम्मत है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, ये तो एक बहुत छोटी सी परीक्षा है। आपके जीवन में अभी ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएगी जब आपको लगेगा कि इसका तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। उस समय के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। इसमें तो सफल होना तय है, क्योंकि आप ये मान करके जाइए कि अगर आप नहीं सफल हो सकते तो कोई दूसरा नहीं सफल हो पाएगा। ये तो गारंटी है इस बात की। अगर आप इस संस्था में हैं और अगर आपने 6 महीने साल भर क्लास किया है तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।